जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे एसएससी जीडी का सेट नंबर 2 और इससे पहले एक सेट मैंने अपलोड किया है, तो आप उसको जाकर देखिए। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। एसएससी जीडी स्पेशल एक और मॉक टेस्ट। क्वेश्चन संख्या 21, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी के ईस्वी के इतिहास का विवरण मिलता है। दोस्तों, कश्मीर का जो इतिहास लिखा गया वो लिखा गया है राजतरंगिणी नामक ग्रंथ में। राजतरंगिणी ग्रंथ में लिखा गया और राजतरंगिणी को लिखने वाला लेखक का कल्हड़। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से ग्रंथ में है जम्मू कश्मीर का इतिहास? राजतरंगिणी में। और कौन से लेखक ने लिखा इसको? तो वो है आपकी कल्हड़। राजतरंगिणी किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत भाषा में ये लिखी गई है। जम्मू कश्मीर का इतिहास राजतरंगिणी नामक ये जो पुस्तक है इसमें लिखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू जो कश्मीर है यहाँ जिसमें जम्मू जो है वो तवी नदी के किनारे है। जम्मू तवी नदी के किनारे है और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर ये जो है भाई झेलम नदी के किनारे है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे और जम्मू तवी नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बात करूँ तो जम्मू कश्मीर में 3 नेशनल पार्क हैं। दाचिगाम नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद में किश्तवाड़ नेशनल पार्क ये भी जम्मू कश्मीर में है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। और इसके अतिरिक्त एक है आपका सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? ये भी है आपका जम्मू कश्मीर में। तो ये तीनों नेशनल पार्क आप याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के कुछ डांस आप याद रखें, जैसे रऊफ बहुत इंपॉर्टेंट है, हिकत बहुत आता है एग्जाम में, हिकत। दुमहल जम्मू कश्मीर का ही नृत्य है, दुमहल। और कूद, कूद कहाँ का डांस है? तो जम्मू कश्मीर का। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 21 का। 12वीं शताब्दी में कश्मीर का जो इतिहास लिखा वो लिखा था कल्हड़ ने अपनी किताब राजतरंगिणी में। वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 22, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? दोस्तों, भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा गया? सही जवाब होगा इसका मैडम भीकाजी कामा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों, भीकाजी कामा दादा भाई नेहरूजी की पर्सनल सचिव हैं और इन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ड में पहली बार जो भारत का तिरंगा था वो फहराया था। जर्मनी के स्टटगार्ड में, भारत के बाहर जो भारत का तिरंगा सबसे पहली बार फहराया गया वो जर्मनी में स्टटगार्ड में फहराया गया था। और किसने फहराया था? मैडम भीकाजी कामा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया ऑप्शन में एनी बेसेंट। दोस्तों, 1917 में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। याद रखिएगा, एनी बेसेंट, इनका संबंध आयरलैंड से है। ये आयरलैंड से भारत में आई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 23, अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? दोस्तों, इनमें से ये जो ऑप्शन लिखे गए हैं इनमें से कौन सी ऐसी संस्कृति है जो ताम्र पाषाण काल की और सबसे प्राचीन है? 23 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, तांबे की बात करें तो भारत में एक खान आप याद रखिएगा, खेतड़ी की खान, ये तांबे के लिए फेमस है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 24, आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? दोस्तों, आराम बाग शैली जो बनवाई ये भारत में स्टार्ट करी थी बाबर ने। तो आराम बाग शैली का जनक कौन है? वो है आपका बाबर। दोस्तों, बाबर ने एक पद शैली विकसित की थी और इसका नाम था मुंबईया। मुंबईया पद शैली ये भी बाबर ने विकसित की। और बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी तुझो के बाबरी या बाबरनामा, कौन सी भाषा में? तो बाबर की भाषा जो बोलना आत्मकथा है वो है आपकी चगताई भाषा, और चगताई भाषा तुर्की भाषा का ही एक रूप है। याद रखना, बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना भी की थी। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन है? वो है आपका बाबर। ये भी आप याद रखिएगा। बाबर के बाद हुमायूं का नंबर आता है, हुमायूं के बाद अकबर, और अकबर के बाद में किसका नंबर आता है? जहांगीर का नंबर आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की बाह्य परत को क्या कहा जाता है? दोस्तों, पृथ्वी की जो बाह्य परत है इसे कहा जाता है क्रस्ट, पपड़ी इसे कहा जाता है। और क्रस्ट में कौन सी मेटल सबसे ज़्यादा मिलती है? तो क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मिलने वाली धातु है आपकी एल्यूमिनियम। अच्छा, तत्व पूछे कि कौन सा तत्व पृथ्वी के भूपटपटी पर सबसे ज़्यादा मिलता है? तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मिलने वाला तत्व है और एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा मिलने वाली धातु है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का अध्ययन क्या होता है? तो पृथ्वी का अध्ययन होता है जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या है? पृथ्वी का अध्ययन। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, ये भी आप याद रखिएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो पृथ्वी है
इसका द्रव्यमान कितना है? तो 6 × 10⁻24 किलोग्राम है पृथ्वी का द्रव्यमान। ये भी आप याद रखें। पृथ्वी की विषुवतीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756। 12,756 ये पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है। और ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे? दोस्तों संविधान में मूल कर्तव्यों की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1976। 1976 में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो वो थी आपकी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये मूल कर्तव्य हमने जोड़े थे। कौन से भाग में लिखे हमने मूल कर्तव्य? भाग 4A। भाग 4A के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों। तो मूल कर्तव्य लिए कहाँ से हमने? तो मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिए हैं। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 27। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अपित शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? दोस्तों अपित शक्तियों में वे विषय शामिल हैं जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो कौन से विषय ऐसे हैं जो अपित सूची का आते हैं? मतलब अपित सूची किसको प्रदान की गई है? दोस्तों अपित सूची का जो अधिकार है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होता है और प्रधानमंत्री होता है केंद्र में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अपित शक्तियाँ ये केंद्र को प्रदान की गई हैं। और अपित शक्तियों का जो उल्लेख है वो हमने कहाँ से लिया है? वो है आपका कनाडा से। अपित सूची हमने कनाडा से ली है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? दोस्तों संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो थे सर डॉक्टर बेनेगल नरसिंह राव। डॉक्टर बेनेगल नरसिंह राव, मतलब हम शॉर्ट में BN राव भी बोलते हैं। संविधान सभा कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनाई गई थी। ये भी आप याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन प्लान, इसके तहत भारत की संविधान सभा बनी। और संविधान सभा में कुल कितने मेंबर थे? 389। महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं थी। कितने लाख रुपए में भारत का संविधान बना था? तो 64 लाख रुपए भारत के संविधान को बनाने में खर्च हुए थे। 64 लाख। ये भी आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन। अरहर की संकर किस्म क्या है? तो अरहर की संकर किस्म बतानी है, कौन सी है? तो ये है ICPH8। ICPH8 याद रखिएगा। दोस्तों अरहर का एक नाम और होता है, इसको तूर भी बोलते हैं। तूर, अरहर का ही नाम है तूर। क्वेश्चन संख्या 30 क्या कहता है कि ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि क्या कहलाती है? दोस्तों ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि कहलाती है वेजिटेबल फॉर्सिंग। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वेजिटेबल फॉर्सिंग। दोस्तों हम बात करें सब्जियों की, तो सब्जियों की खेती करना क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। सब्जियों की खेती करना क्या कहलाता है? इसे ओलेरीकल्चर कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। और भारतीय साग भाजी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो भारतीय साग भाजी संस्थान है आपका वाराणसी में। भारतीय साग भाजी या सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जवाब होगा वाराणसी में है भारतीय साग भाजी अनुसंधान केंद्र। याद रखना, इसके बारे में पूछ लेता है एग्जाम में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मृदा कणों के घनत्व का औसत मूल्य कितना होता है? तो मृदा कणों का जो औसत घनत्व वो कितना होता है? दोस्तों ये होता है 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। याद रखिएगा मृदा कणों का औसत घनत्व 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। दोस्तों मृदा के जो छोटे छोटे कण इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें क्ले कहा जाता है। मिट्टी के छोटे छोटे कण इनको क्ले कहा जाता है। और मिट्टी का अध्ययन है पीडोलॉजी। पीडोलॉजी ये मिट्टी का अध्ययन होता है। और एक चीज़ और आप याद रखिएगा, जो भारत में मिट्टी है वो कितने प्रकार की है? वो 8 प्रकार की मिट्टी मिलती है। और विश्व मृदा दिवस कब होता है? 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की ओर। ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? दोस्तों ट्रिप्सिन जो एंजाइम है ये प्रोटीन का पाचन करता है। बी का सही जवाब होगा, मतलब 32 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है ट्रिप्सिन। अच्छा कौन सा एंजाइम होता है जो वसा का पाचन करता है? वो है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में आपका जो टाइलिन है वो भी कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। याद रखिएगा ट्रिप्सिन। दोस्तों हम बात करें प्रोटीन की, भारत में राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब होता है? भारत में राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस होता है 27 फरवरी को। 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। और प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है? एमिनो अम्ल होती है। एमिनो अम्ल ये प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की ओर। चेचक
के विषाणु का नाम क्या है? देखो चेचक एक वायरस से होता है और चेचक का जो वायरस है उसका नाम होता है आपका बैरियोला वायरस। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, बैरियोला वायरस। ये आप याद रखिएगा दोस्तों। चेचक का जो टीका बनाया था वो किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने। चेचक का टीका किसने बनाया था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका बनाया था। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 34, निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? दोस्तों प्लेटेनिस्टा गंगेटिका मतलब गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया गया 5 अक्टूबर 2009 को। तो आप याद रखिएगा 5 अक्टूबर सन 2009 को जो गंगा डॉल्फिन है इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया गया था। और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों डॉल्फिन मछली नहीं होती, एक स्तनधारी है और इसके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। याद रखिएगा गंगा डॉल्फिन जो है वो 4 चैम्बर होते हैं इसके हृदय में। और भारत में चिल्का झील में एक डॉल्फिन और मिलती है, इसका नाम है इरावड्डी डॉल्फिन। इरावड्डी डॉल्फिन, ये भी आप याद रखिएगा। ये कहाँ मिलती है? चिल्का झील में मिलती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम पूछा है तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था वर्ष 1980 में, वर्ष 1980। अच्छा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। वन की सूची का विषय है तो वन संवर्ती सूची का विषय है। और भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये देहरादून में, उत्तराखंड में। ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, भारतीय वन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वर्ष 1966 में भारतीय वन सेवा की शुरुआत भी की गई थी। अगला क्वेश्चन, कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? तो मृदा संरक्षण की विधि कौन सी नहीं है? इसके अनुसार आपका सही होगा कीटनाशक रसायन, जबकि जैविक खाद, फसल चक्र और मृदा प्रदूषण को रोकना ये मृदा संरक्षण की विधियां हैं। कीटनाशक का जो प्रयोग है ये मृदा संरक्षण की बात नहीं करता। इसका सही होगा ऑप्शन, आपका ऑप्शन सी। अगला, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? दोस्तों वृद्धावस्था में विटामिन डी या कैल्शियम की कमी से जो रोग होगा उसमें हड्डियां मतलब कमज़ोर हो जाती हैं और कमज़ोर होने के साथ साथ में मुलायम भी हो जाती है और इसे कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है। हड्डियां इसमें मुलायम हो जाती हैं, मुलायम होने के बाद में मुड़ जाती हैं। ये भी आप याद रखिएगा। एनीमिया आयरन की कमी से होने वाला रोग है। और यहाँ पे लिखा गया है डी मतलब रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। बच्चों में होता है और बड़ों में होता है ऑस्टियोमलेशिया। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। क्या आपको पता है कि वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है? जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी क्या है? वृद्धावस्था का अध्ययन जीरोंटोलॉजी कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और विश्व वृद्ध दिवस कब होता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। विश्व वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? दोस्तों वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत ये आनंद मठ उपन्यास में लिखा गया है, आनंद मठ। और इसको लिखने वाला व्यक्ति है बंकिम चंद्र चटर्जी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया अमीर खुसरो, भारत का तोता अमीर खुसरो कहा जाता है और खड़ी बोली का जनक है अमीर खुसरो। रविंद्रनाथ टैगोर पहला एशियाई व्यक्ति जिसे 1913 में साहित्य का नोबेल मिला या कोई भी नोबेल मिला वो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर। और इनकी जो रचना है वो है गीतांजलि। गीतांजलि इनकी जो है वो पोइट्री है, ये आप याद रखना। गीतांजलि पोइट्री के लिए 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था? नोबेल मिला था साहित्य का। और ये पहले एशियाई व्यक्ति थे नोबेल को प्राप्त करने वाले। अगले क्वेश्चन की ओर, विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग के कणों को आपेक्षिक अनुपात क्या कहा जाता है? विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग के कणों के आपेक्षिक अनुपात को क्या कहा जाता है? तो 39 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, मृदा कणाकार कहा जाता है। मृदा कणाकार, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व होता है। कौन सा प्रोटीन हीमोग्लोबिन में पाया जाता है? क्वेश्चन ये है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन होता है। सही जवाब होगा आपका ग्लोबिन। हीम जो होता है, हीम जो आयरन का पार्ट होता है, हीम जो है आयरन का पार्ट है। और ये जो हीमोग्लोबिन है इसका काम क्या है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। O2 का जो परिवहन है वो कौन करता है? वो हीमोग्लोबिन ही तो करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, याद रखिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन
क्या है? पहला क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष की थी? दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की गई 13 अप्रैल 1699 को। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि खालसा पंथ कब स्थापित हुआ था? 1699। अगला, थांगटा किस राज्य की मार्शल आर्ट है? सही जवाब होगा ऑप्शन सही जवाब है मणिपुर। मणिपुर की मार्शल आर्ट है थांगटा। अगला क्वेश्चन, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। दोस्तों तारे और सूर्यों में जो लगातार ऊर्जा बनती है वो किसके कारण बनती है? नाभिकीय संलयन। सूर्य का जो अधिकांश मतलब 70 से 75% भाग है वो किसका बना हुआ है? हाइड्रोजन का बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, बिना फूल वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो ऐसे पौधे जिनमें फूल नहीं आते उनको कहा जाता है क्रिप्टोगेम। क्रिप्टोगेम कहा जाता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष तक चली थी? दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली, मतलब 4 साल तक चली थी। मोरारजी देसाई की सरकार ने, जो जनता पार्टी की सरकार थी, उसने इसको 4 वर्ष तक के लिए ही चलाकर खत्म कर दिया था, बंद कर दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन में? सदाबहार क्रांति शब्द किसने दिया था? दोस्तों सदाबहार क्रांति शब्द भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले MS स्वामीनाथन के द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें, लावणी किस राज्य का नृत्य है? तो लावणी कहाँ का डांस है? सही जवाब होगा आपका महाराष्ट्र का डांस है। याद रखना, महाराष्ट्र का डांस है लावणी। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में कोली डांस भी होता है, तमाशा भी होता है, पोवाड़ा भी होता है। पोवाड़ा डांस, लावड़ी डांस, ललिता डांस, लेजिम डांस, ये सारे जो है महाराष्ट्र के होते हैं। तमाशा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में उदारीकरण की नीति कब लागू की गई? दोस्तों उदारीकरण की नीति का नाम है LPG रिफॉर्म और ये 1991 में शुरू किए गए थे। किसकी सरकार थी? PV नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा भारत में उदारीकरण की नीति शुरू की गई थी और उस दौरान भारत के वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी कौन था? दोस्तों वर्ष 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, इन्हें मिला था भारत रत्न और ये पहले विदेशी थे भारत रत्न को प्राप्त करने वाले। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना में किस राज्य में अनुसूचित जाति नहीं है? सही जवाब होगा आपका नागालैंड। नागालैंड में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं रहती, मतलब जाति नहीं रहती, ये आप याद रखिएगा। नो SC इन नागालैंड, कोई अनुसूचित जाति नहीं है नागालैंड में। अच्छा, नागालैंड का स्थापना दिवस कब होता है? 1 दिसंबर को। शायद कल आपका 1 दिसंबर है, तो 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 1 दिसंबर 1963 को बना था नागालैंड, जिसकी राजधानी कोहिमा है। और नागालैंड का एक नेशनल पार्क याद है, इंटांकी नेशनल पार्क। कहाँ पर है? इंटांकी नेशनल पार्क है नागालैंड में। इंटांकी नेशनल पार्क नागालैंड। और नागालैंड का एक बड़ा फेमस त्यौहार है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ का है? नागालैंड का है हॉर्नबिल त्यौहार। ये कल मनाया जाएगा, कल से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, बाइबिल किस भाषा में लिखी गई है? बाइबिल किस भाषा में लिखी गई? सही जवाब होगा आपका हिब्रू भाषा में बाइबिल लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर, खेतड़ी की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी की खान राजस्थान में है और ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तांबा जो है इसका संकेत होता है Cu। अगला, 2011 की जनगणना में भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? मतलब 2001 से लेकर 2011 तक भारत की जनसंख्या कितनी बढ़ी? तो 17.64%। 17.64%। अगला, कुरु विकिरण तथा नारी कुर्बन किस राज्य की जनजाति है? कुरु विकिरण तथा नारी कुर्बन तमिलनाडु की जनजाति है, याद रखिएगा। तमिलनाडु वेरी इंपॉर्टेंट। तमिलनाडु का एक नया साल पूछेगा आपसे, पुथांडु कहाँ का नया साल है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु का एक चीज़ और याद रखिएगा, कुम्मी नृत्य है और उसके बाद में करगम नृत्य है। ये दोनों कहाँ के? आपके तमिलनाडु के। तमिलनाडु में भरतनाट्यम भी किया जाता है, याद रखिएगा। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का नृत्य है भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम का एक नाम और भी है, सादिर भी कहा जाता है भरतनाट्यम को। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन SSC GD स्पेशल। और ये सेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में लिख के बताइएगा क्या ये सीरीज़ जारी रखी जाए या नहीं, अन्यथा इसको हम बंद भी कर सकते हैं। तो SSC GD स्पेशल सेट 2 हमने अपलोड किया है। एंजॉय कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।